नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TNM.TV में और मैं हूं आपके साथ ललिता नैथानी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, ब्लूमिंग माइंड्स के डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रभात सती जी। उनसे हम जानेंगे उनके करियर और लाइफ के बारे में। सती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा जी, आप बताइए कि आप उत्तराखंड में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम, उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट चमोली है। चमोली में नारायणबगड़ एक जगह है। नारायणबगड़ में कोब एक गांव है, तो कोब गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं मेरा जन्म स्थान है। 11 मई 93 को मेरा जन्म वही हुआ है। जी जी। आपकी स्टडी वगैरह कहाँ से शुरू हुई है? मैम, ग्वालदम डिस्ट्रिक्ट चमोली में ही ग्वालदम एक ऐसा प्लेस है जो गढ़वालों कुमाऊं को जोड़ता है, बॉर्डर प्लेस है। तो सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी वहां से पढ़ाई हुई थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने वहां से पढ़ा। फिर 13 अप्रैल 2001 को हम लोग देहरादून शिफ्ट हुए। तो 4th से लेकर के और 4th 5th से लेकर 8th तक की जो स्टडी थी मेरी वो रामकृष्ण एकेडमी में हुई है, यहीं पे है। उसके अलावा फिर 9th 10th 11th 12th मेरा गुरुराम राय इंटर कॉलेज नेहरूग्राम से हुआ। बैचलर मैंने डीवीएस कॉलेज से किया। मास्टर्स मेरा डीएवी कॉलेज से है और पीएचडी एजेरा यूनिवर्सिटी से है मैम। जी। तो आपने देहरादून में ज्यादा अपनी स्टडीज कंप्लीट करी है? हाँ जी। तो जब आपने अपना वहाँ पे उत्तराखंड में जब आप पहाड़ों में जब आपने स्टडी करी तो वहां में और यहाँ पे क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? मैम, बहुत डिफरेंस है। पहली चीज तो ये है कि जो पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ में स्पेशली पहाड़ में एक तो आवाजाही का जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। कई लोगों को यहाँ तक कि गैस सिलेंडर पहुंचाने में दिक्कत आ रही है, पैदल लोग लेके जाते हैं, वो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। दूसरा, अगर मैं इसको एक खाका तैयार करके फ्रेमवर्क के रूप में अगर आपको बोलूं तो बहुत सारी समस्याएं, भौगोलिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, सांस्कृतिक समस्याएं हैं और आर्थिक समस्याएं। तो मुख्य रूप से जो समस्याएं वो भौगोलिक और आर्थिक है। पहली जो चीज है वो है डिजास्टर। सबसे बड़ा जो पहाड़ों में आती है लैंडस्लाइड। आवाजाही के टाइम पे अगर रोड पे अगर किसी को चलना हो तो सबसे बड़ी दिक्कत है आवाजाही की, है ना। रोड, हाँ, सड़कें टूटी हुई है, रोड ब्लॉक्स हो जाती है कई बार, है ना। दूसरा क्या होता है कि चढ़ाई है तो जिन बच्चों को पढ़ाई के टाइम पे, स्पेशली स्कूल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वहां पे बहुत दिक्कत है कि आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आपको चढ़ाई में चढ़ना है, फिर उतरना है ना। तो ये दिक्कत है। तीसरा चीज है घनघोर जंगल होंगे, तो जंगलों में थोड़ा दिक्कतें आती है बच्चों को चलते हुए, और समय लगता है बहुत जाने में, है ना। फिजिकली आपको थकावट महसूस होगी। यहाँ पे वो चीजें नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो जरा सी बात पे आपके पास ऑटो है, रिक्शा है, विक्रम है, सब कुछ है मैम। अपना व्हीकल सबसे ज्यादा लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, इनकम सोर्स ज्यादा है। यहाँ पे इनकम सोर्स कैसे ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी काम करेंगे 20-25 हजार की नौकरी तो आराम से मिल जाती है। पहाड़ों में दिक्कतें हैं। पहाड़ों में दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि उनका जो मुख्य स्रोत है खाने का वो या तो खेती है, या फिर हमारे यहाँ दूसरी चीज है आर्मी में। हर घर कहते हैं कि पहाड़ों में घर घर से फौजी निकले वाली बात है। तो एक तो वो चीजें हैं। तो अब या तो अगर कोई बच्चा आर्मी में है तब तो ठीक है, किसी के पेरेंट्स अगर आर्मी में है तो ठीक है। लेकिन किसी के अगर आर्मी में है तो फिर बच्चा कई बार फैमिली वाले आर्मी वाले के साथ ही चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ चले जाते हैं। लेकिन जो गाँव में स्पेशली है उनका जो मुख्य स्रोत है वो खेती पर है। अब खेती में इतना हो नहीं पाता है कि वो अपने खाने के लिए उनके लिए नहीं हो पाता, फिर उसको सेल नहीं कर पाते लोग। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुख्य रूप से है। आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या, दूसरी भौगोलिक समस्या जो पहाड़ों में और देहरादून में मेन है। प्लेन्स और पहाड़ हिल एरिया में। जी नजर। जी, तो आप टीचिंग फील्ड में कैसे आए? आपको जब ऐसे लगा कि पढ़ाई में तो इतनी सारी परेशानी है, तो आपको टीचिंग फील्ड में क्यों आना था और कैसे आए? इसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमारा बैकग्राउंड ही टीचिंग का है। मेरे दादाजी जो थे वो टीचर थे इंटर कॉलेज में, और उसके अलावा फिर मेरे पापा भी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो एक टीचिंग का बैकग्राउंड घर से आपको पता चल जाता है कि ये टीचिंग कैसे कैसे करनी है। एक तो वो बोलते हैं ना, खून में ही टीचिंग है। जी, आपकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है कि एक शिक्षक है तो सभी शिक्षक बन रहे हैं। जी, तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जब 12th पास के बाद जब मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो बीएससी फर्स्ट ईयर के समय मेरी बहन को मुझे पढ़ाना था। जस्ट नॉर्मली होता है ना कि जैसे आप बड़ा भाई छोटे बहन को पढ़ा रहा है, तो मैंने पढ़ाया उसको नॉर्मली, जैसे 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए तो उसे समझ में आ गया। तो मुझे उस दिन चला कि यार हाँ, पढ़ा तो सकते हैं हम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने कंटिन्यूअसली मुझसे 1-2 चैप्टर पढ़े तो उसकी फ्रेंड थी एक छोटी सी बच्ची, वो भी आ गई साथ में पढ़ने के लिए, उसको पढ़ा दिया। तो
मुझे उस दिन से कॉन्फिडेंस आया कि यार ठीक है, पढ़ा तो सकते हैं भाई। 2 लोगों को पढ़ाया, घर में बैठा के पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो 2 के फिर 3, 3 के 4, 4 के 5 आने शुरू हुए। ट्यूशन शुरू कर दिया। फिर धीरे-धीरे ट्यूशन शुरू किया। अब ट्यूशन में रोचक कहानी ये है कि घर में कुछ था नहीं, फर्नीचर वगैरह थे नहीं, तो किसी को बिस्तर में बैठा दिया, किसी को कोई टेबल चेयर ऐसे मिल गया, पढ़ाना शुरू किया। अब पैसे आए शुरू में 200 रुपए करके, 200, 300, 500 रुपए करके, मुझे आज भी याद है, मुझे 800 रुपए मिले। अब पहली कमाई 800 रुपए मिली। जब 800 रुपए पहली कमाई मिली तो मजा तो आएगा। आप फ्रीली से चाउमीन खा सकते हो, मोमोज खा सकते हो। उस समय तो ये होता है, छोटे बच्चे घर वालों से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि कहाँ खर्च करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि बच्चों को लगा कि हमें समझ में आ ही रहा है। और मेरे स्कूल में भी एक इमेज ठीक थी मैम, जो टीचर्स थे ना उनके बीच में मेरी इमेज ठीक थी। तो बच्चों ने बताया कि हम वहां पढ़ने जा रहे हैं, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 10 एकदम से आने शुरू हुए। तो फिर क्या हुआ कि पहले जब मेरे पास कोई पैसे आया 800-900 रुपए, उसके बाद उससे मैंने स्टूल खरीदे। तो मजाक की बात है, चाउमीन मोमोज, लेकिन मेनली थे मैंने स्टूल खरीदे। जब स्टूल खरीदे तो मेरे पास 10 स्टूल थे। 10 स्टूल मैंने लिए। फिर उसके बाद जब बच्चे बढ़े तो फिर मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया। फिर धीमे धीमे चीजें शुरू हुई। और फिर क्या हुआ कि मैंने कोई स्कूल ज्वाइन किया। 12th पास करने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद ये हुआ कि कुछ बच्चे स्कूल से आने लगे पढ़ने के लिए। मैंने शुरू मैथमेटिक्स से किया था पढ़ाना। पहले मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। फिर कुछ बच्चों ने कहा सर मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ा दो, तो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दी। फिर बीएससी 2013 की बात है, बीएससी जब मेरा कंप्लीट हुआ, तो बीएससी कंप्लीट होने के बाद हमारे एक सर है विपिन सर, तो विपिन सर के पास मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था। उनके पास बच्चे थे लगभग, मुझे आज भी याद है, 1300-1400 बच्चे थे उनके पास। तो वहां से एक लालच लग गया जी। मैं एकदम से कैलकुलेट करता था फीस और नंबर ऑफ स्टूडेंट। मुझे लगा यार काम तो बहुत बढ़िया है, आराम का काम है, पढ़ाना शुरू किया। तो धीमे धीमे फिर हम पढ़ाने की फील्ड में आगे बढ़े। तो ये चीज प्रोफेशनली ये था। हाँ जी सर। ब्लूमिंग माइंड्स जो आप चलाते हैं, जो आपका बिजनेस है जी, तो उसमें आप बच्चों को कैसे क्या मेथड है आपका वहाँ पे पढ़ाने का, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता है? देखिए, कहीं और देखने को नहीं मिलता है इसका तो मैं दावा नहीं कर सकता मैम, लेकिन हमारे यहाँ क्या है मैं ये आपको बता सकता हूँ। पहली चीज ये है कि हम लोग थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी हम फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरेटिकल आपने किताब में पढ़ा दिया और इसको प्रैक्टिकली अप्रोप्रिएट नहीं करा, ऐसा नहीं होगा। थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, मेरी पहली चीज तो ये रहती है। दूसरा ये है कि फ्रेंडली एटमोस्फेयर होना चाहिए। सिर्फ डंडे के बलबूते पर पढ़ाएंगे तो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि पहले की जो जनरेशन थी वो अलग थी, आज की जनरेशन अलग है। आज की जो जनरेशन है उसमें सहनशीलता नहीं है, टॉलरेंस पावर धीमे धीमे लोगों की कम हो रही है। बिल्कुल, जो इसको जो जनरेशन है 95 के बाद की, इसको बोलते हैं जेन ज़ी जनरेशन। तो इन्हें ये जो जनरेशन है और इसके बाद जो अब नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, धीमे धीमे बच्चों में टॉलरेंस पावर धीमे धीमे कम हो रही है। तो इनके साथ फ्रेंडली एटमोस्फेयर में पढ़ाना, तो मेरा मेन फोकस रहता है वो है कि फ्रेंडली एटमोस्फेयर में पढ़ाओ। दूसरा कि अच्छा, एक चीज और मैम कि टीचिंग के दौरान आपको एक ध्यान रखना पड़ता है कि आप मजाक भी कर रहे हो बच्चे के साथ और एक डांटना भी है। तो मजाक और डांट के बीच में पतली से लेयर है जी। वो लेयर टीचर को पहचाननी बहुत जरूरी है। जब तक न तो एकदम से आप ज्यादा भी डांट नहीं सकते बच्चे को, और बहुत ज्यादा ही अगर आप सिर पे चढ़ा देंगे तो वो भी दिक्कत है। तो ये चीजें हमें जरूरी है। मार से बच्चा नहीं सुधरता, टीचर की आंखों से और टीचर के जो बोलने का जो तरीका है उससे बच्चा रिस्पेक्ट करता है टीचर की। मैम ये चीजें हैं, ये मेन हमारे पास है जी। अब बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो टीचर्स का होता है, सबसे ज्यादा मायने वही रखता है कि बच्चे आपकी बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं जी। तो आजकल जैसे बोर्ड एग्जाम्स का काफी हेक्टिक रहता है बच्चों को, तो वो काफी ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं कि अब अच्छे नंबर नहीं आए तो पता नहीं हमें कॉलेज में एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है, कौन से कॉलेज में मिलेगा, वो वैसे सब्जेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जो उन्हें चाहिए। तो उसके लिए आप लोग कैसी तैयारी कराते हैं? मैम देखिए, इस पे पहली चीज तो ये है कि बच्चे को मेंटली तैयार करना होता है। मेंटली तैयार कैसे करना होगा, क्योंकि अब मेरिट सिस्टम नहीं रहा, अब तो सीयूईटी हो गया मैक्सिमम जगह, है ना, कि सीयूईटी के थ्रू आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए। मैक्सिमम जगह एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया है। तो अगर बच्चे के अंदर काबिलियत होगी तो 11th-12th के मार्क्स अगर उसके थोड़ा बहुत कम आ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर जाएगा तो भी मार्क्स उसके तभी उसको एंट्रेंस क्लियर करेगा तो बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो पहली चीज तो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना होता है मैम। दूसरा यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स के वे में काउंसलिंग करनी पड़ेगी। पेरेंट्स की काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि कई जगह पेरेंट्स बच्चे के मार्क्स को ना अपने सामाजिक कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, वो खराब है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बच्चे के मार्क्स कुछ आए,
अब आपके पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स कुछ और आए, अब आपने अपने बच्चों के मार्क्स के आधार पे अपना कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, या मैं ये ऐसा कह लूं कि अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपने बच्चों का यूज करना शुरू कर दिया। ये चीजें खराब है मैम। इससे क्या हो रहा है कि जो आपके ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में बच्चा जो है अब उसको एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। अब इससे बच्चे पे प्रेशर पड़ रहा है। तो अगर बच्चा प्रेशर फील करेगा तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, एक छोटी सी चीज है, आपको नेशनल एंथम तो याद होगा, राष्ट्रगान, है ना? आपने कभी राष्ट्रगान ऐसा किया कि कॉपी में पढ़ पढ़ के लिख लिख के याद करने की कोशिश की? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ होगा। आपने क्या किया, जस्ट उसको असेंबली में हम बोलते थे, कहीं सुन लिया, 10 जगह सुना, और बिना किसी प्रेशर के आपने सुना। ऐसा किसी डंडे मार के कभी नहीं बोला कि तुम्हें नेशनल एंथम कल याद होना चाहिए, तो आपको याद हो गया। हमें याद है, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तो मैम क्या है, यहाँ पे अंडर प्रेशर आपने पढ़ाई नहीं करी, अंडर प्रेशर अपने चीज को नहीं किया। बट अगर आप जोर डाल के कर दोगे तो तब बच्चा प्रेशर आज के फील करेगा। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज आपको ये भी बोलूंगा कि अगर बिल्कुल ही आप लाइटली दे देंगे तो वो भी दिक्कत है। मैं वही कह रहा हूँ, अगेन एक चीज है बैलेंस। आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए कि कितना बच्चे को बोलना है और कितना नहीं बोलना है, इसके बीच में बैलेंसिंग होनी चाहिए। अब अगर मान लिया आपने बिल्कुल ही बोलना शुरू बंद कर दिया तो बच्चा केयरलेस हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। तो हमें बच्चे को पढ़ाई करानी है, हल्का सा डांटना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि बच्चा परेशान हो जाए, है ना? एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, पेरेंट्स की काउंसलिंग, जिसमें पेरेंट्स को मैंने बताया कि ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों का बिल्कुल यूज मत करिए, है ना? तीसरी जो चीज, क्योंकि अगर काबिलियत होगी बच्चे के अंदर तो बच्चा पढ़ाई में ना निकलेगा तो कहीं और निकलेगा। भाई बच्चे, हमारा जो पढ़ाई का उद्देश्य मेन क्या है? पढ़ाई का मेन उद्देश्य है बच्चे को जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ाना और एक बच्चे को एक लायक सिटीजन बनाना। सबसे पहले तो एक अच्छा नागरिक वो होना चाहिए भारत का। तो पढ़ाई, अंक लाना एक अलग चीज है और पढ़ाई करना एक दूसरी चीज है। बच्चे ने सपोज आज कुछ सीखा, कल थोड़ा बहुत कल सीखेगा, कल चीज कुछ परसों सीखेगा, है ना? ये चीज है। तीसरी जो चीज है वो है पढ़ाई को क्रिएटिव बनाना और इनोवेटिव बनाना, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं आपके यहाँ क्यों आऊं, है ना? किसी और के यहाँ क्यों नहीं जा रहा हूं। आपके, अब बहुत नॉर्मल सी चीज है कि आप कई बार एक चाय या कॉफी पी रहे हो, वही चाय कॉफी आप घर में पी रहे हो, वही चाय कॉफी आप किसी कैफे में जाके पी रहे हो, सेम है ना? बिल्कुल भी। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एम्बियंस का, बिल्कुल, है ना? वो जो एम्बियंस आपको माहौल मिल रहा है वो माहौल आपको अपने घर में नहीं मिल पा रहा। इसलिए तो मनी तो कॉस्ट कितनी है, एक कप चाय की कीमत कितनी होगी? 5 रुपए में आराम से बन जाएगी। उसी 5 रुपए की चाय को 50 रुपए की बाहर जाके पी रहे हो, वो एक एम्बियंस है ना? आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है कि यार 4 लोगों को देखने को मिलेगा, एक मौसम अच्छा है यार, डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी है। तो मैम वही चीज पढ़ाई के साथ भी है कि अगर आप पढ़ाई को अपने क्रिएटिव आइडियाज के द्वारा इंटरेस्टिंग बना दें। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, फिर ये क्वेश्चन बनता है। तो इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका ये है कि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर उस टॉपिक को मैं डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दूं या डेली लाइफ में अगर मैं उसे कनेक्ट कर पाऊं कुछ किसी भी तरह से, साइंस के फील्ड में हो, आप मार्केटिंग के फील्ड में हो, किसी को परेशान नहीं कर रहा हो, है ना? तो क्या होगा कि बच्चा अपनी उस बुकीज नॉलेज को जब बाहर मार्केट में यूज कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इनोवेटिव होना शुरू हो जाएगा, बच्चे को क्रिएटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना? कई लोग बोलते हैं ना कि हमारा बच्चा बड़ा सीधा सा है, बोलते कि हमारा बच्चा बहुत सीधा है। मैं बोलता हूँ वो सीधा बच्चा बड़ा खराब है, इसलिए बच्चे का शैतान होना बहुत जरूरी है, है ना? अब मैं आपकी एज तो नहीं पूछूंगा मैम, है ना? पर मैं आपसे पूछूंगा, मान लीजिए मैम सपोज आप ही हो, मैं आपको बोलूंगा खड़े होकर जरा शैतानी करिए जी, वो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतानी करने के लिए पहली चीज हमारे दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए, है ना? किसी को बोलोगे आप शैतानी करो जरा, तो क्या हुआ कि आपको सबसे पहले तो एक आइडिया क्लिक करना चाहिए। फिर जब आपके दिमाग में एक आइडिया आया तो आइडिया आने के बाद आपको करने, एग्जीक्यूशन कि करके दिखाओ। और तीसरा कि आपके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए। मान लो कि दिमाग में आया कि मुझे पड़ोसी का शीशा फोड़ना है, तो पहली बात तो ये आइडिया आना चाहिए मुझे शीशा फोड़ना है जी। दूसरा फिर फोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। और तीसरा हिम्मत भी होनी चाहिए कि यार कहीं पड़ोसी कुछ बोलना दे, गट्स। एक छोटा बच्चा जो आज के डेट में छोटा सा शैतानी कर रहा है, आज उसके दिमाग में शैतानी वाला आइडिया आ रहा है ना? तो कल उसी बच्चे के दिमाग में, क्योंकि इट मींस उसका बच्चा, वो बच्चा क्रिएटिव वाला है, उसके बच्चे के अंदर हिम्मत ही है, गट्स है उसके अंदर। हमें उसे क्या करना है? बढ़ाना है। बदतमीजी और शैतानी में डिफरेंस है। मतलब अगर वो बच्चा किसी को पलट के अपने फादर को कुछ बोल रहा है, सपोज ने गाली दे दी, वो गलत है, वो बदतमीजी है, वहां आप डांटिए। लेकिन बच्चा कुछ शैतानी कर रहा है
तो उस शैतानी को, मेरा मानना है पर्सनली कि उससे उस बच्चे की क्रिएटिव माइंड का पता चलता है। जिस बच्चे के मन में आज छोटी शैतानी का आइडिया आ रहा है, उसी बच्चे के मन में कल को बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, नई नई चीजें को डेवलप करने का आइडिया आएगा। आप कभी भी देखिए, जो बच्चे बहुत थोड़ा शैतानी प्रवृत्ति के होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं आगे जाकर के। ये है। तो ये चीजें हमें इंटरेस्टिंग बना, हमें पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी। मैं अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ समराइज करके, पहला पॉइंट कि हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और तीसरा पढ़ाई को इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। जी, ये है ना। ब्लूमिंग माइंड्स में जैसे आजकल बच्चों पे काफी प्रेशर होता है, तो बच्चे सुसाइड तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कम करने के लिए आप बच्चों को क्या सुझाव देंगे? मैम फिर इस तरीके की हरकतें ना करें। बिल्कुल, बहुत मार्केट में आपने सुना होगा, कई शहरों में ऐसी घटनाएं हुई है कि बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया, और ये मतलब बहुत दुखद घटना है मैम। और ऐसा सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं हो रहा है, ऐसा तो मैम बहुत बड़ी एज के लोग भी कैसा कर रहे हैं ना। हमने अभी जस्ट एक अतुल सुभाष वाला केस आपने सुना होगा, है ना, सुसाइड कर दिया, उसके बाद एक और केस हुआ है ना। तो पहली बात तो सुसाइड इंसान करता कब है, हमें साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, सुसाइड इंसान तब करता है जब उसके पास कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं होगा। वो एक अंतिम, उसको लगता है कि बस इसके बाद अब कुछ है ही नहीं, मेरे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या मेरे पास वाकई कोई ऑप्शन नहीं है, या है ऑप्शन पर मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं? दो अलग अलग चीजें हैं। तो अब क्या ऑप्शन है, अगर है तो क्या मैं उसकी तरफ सोच पा रहा हूं कि नहीं सोच पा रहा हूं? तो पहले तो मैम इन चीजों को तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको, ये सुसाइडल टेंडेंसी एक दिन में खत्म होने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि वो किसी का व्यक्तिगत निर्णय है। और जो सुसाइड करने वाला है ना, वो आपको बता के नहीं करता कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, सडनली सुसाइड कर रहा है, और जब वो सुसाइड कर चुका होता है तब हमें पता चलता है कि यार उसने सुसाइड किया। तो आप रोकोगे कैसे? बिल्कुल, है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली सबसे पहले मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है वो ये है कि बच्चे की जो परवरिश है शुरू से, वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे को अंदर एक, पहली बात तो जो लड़ाइयां हैं, जो दुख हैं जीवन की, उनसे लड़ने की बच्चे के अंदर क्षमता आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी? अगर हम बच्चे को बचपन से ओवर पैम्परिंग करना शुरू कर देंगे, मेरा जो मानना है, पैम्परिंग अच्छी बात है और ओवर पैम्परिंग खतरनाक है। अगर आप बच्चे को ओवर पैम्परिंग करना शुरू कर देंगे तो बच्चे के अंदर जो टॉलरेंस पावर है, जो सहनशीलता है, वो धीमे धीमे क्या हो रही है, खत्म हो रही है ना। अब आज के डेट में क्या हो रहा है, टीचर ने बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो टीचर के साथ जाके वहां लड़ाई करना शुरू कर देंगे, स्कूल में जाकर लड़ाई करना शुरू कर दिया, आपने हमारे बच्चे को बोल कैसे दिया, टच कैसे कर दिया। जबकि आप और हम जब स्कूलिंग करते थे मैम, तो हमारे घर वाले तो उल्टा डांटते थे कि टीचर, है ना, टीचर ने अगर किसी दिन पिटाई कर दी तो टीचर ने तो पीटा, फिर घर में अगर हमने ये बता दिया कि स्कूल में पिटाई हुई है तो घर वाले और मारेंगे, तो हम घर में डर के मारे बताते भी नहीं थे। वो क्या है बेसिकली कि आप पब्लिक के सामने पिटे हो ना, क्लास में पिटे हो, 5 लोगों के सामने पिटे हो, तो आपके अंदर एक रजिस्टिव पावर आएगी। अब आपके अंदर वो बेइज्जती वाली भावना नहीं रही, है ना। या मान लिया सपोज किसी दिन घर वालों ने किसी, आपने कोई गलती करी, कोई बदतमीजी करी, कुछ भी किया, और किसी दिन फादर ने या मदर ने डांट दिया आपको, तो आपको वो डांट सहन करने की क्या है, आदत है ना। अब अगर वो ओवर पैम्परिंग के चक्कर में बच्चे को कभी ये रजिस्टिव पावर बच्चे के अंदर आई ही नहीं, इसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता, अगर वो बच्चे के अंदर नहीं आई तो क्या होगा कि बच्चा जब आगे घर से बाहर निकल रहा है, किसी भी जगह जा रहा है, चाहे वो स्कूल में जा रहा है, या वो आगे जॉब में जा रहा है, या वो हायर एजुकेशन में जा रहा है, या वो आफ्टर मैरिज दूसरे घर में जा रहा है, तो क्या होगा, वहां अगर जैसे जीवन में कुछ दुख आए तो बच्चा सोसाइटल केस की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता, उसके पास प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है। अगेन मैंने बोला ना मैम कि गट्स, जो हिम्मत है, वो हिम्मत हम अब क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को बच्चा ना बना करके उसे मशीन की तरफ बना रहे हैं, वो चीज खराब है। तो पहली चीज तो मैम यहाँ पे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स या टीचर, हमें, मतलब अगर मैं पेरेंट्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एक बच्चे के निर्माण में टीचर का भी रोल है और पेरेंट्स का भी रोल है, हम तो मिलकर के बच्चे का निर्माण कर रहे हैं ना। तो पहली चीज तो मैम ये है कि बच्चे के अंदर एक रजिस्टिव पावर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बच्चे के समय समय पे काउंसलिंग होनी चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो छुपा रहा है। अब ये इसमें भी हमारा ही रोल है, पेरेंट्स और बच्चों का, कि आप बच्चे के अंदर साथ इतना फ्रैंक तो होइए कि बच्चा अपने मन की बात बता सके, है ना। भले मान लो सपोज उसको स्कूल में कोई लड़की पसंद आ गई, तो बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो पेरेंट्स को बता तो सके, है ना, या लड़की को लड़का, ये वाइस वर्सा है दोनों जगह। तो एटलीस्ट अगर अपने पेरेंट्स से बच्चा शेयर कर पा रहा है तो वहां रिलेशन हेल्दी होगा।
बिल्कुल। अब बच्चा अगर बता नहीं पाया तो क्या होगा कि इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन गैप है बच्चे के साथ में। आप बच्चे को प्यार नहीं कर पा रहे हो, जी। है ना। बच्चा प्यार का भूखा है, तो बच्चा जब प्यार का भूखा है, जब उसके पेरेंट्स से प्यार नहीं मिल पाया तो बच्चा प्यार का भूखा है, बच्चा उसी प्यार को बाहर ढूंढ रहा है जी। और जहां बाहर किसी ने 2 मीठे बोल बोले बच्चा ट्रैप में फंस जाएगा। ये चीजें हो रही है। अब इसमें फिर अगेन वही चीज है कि अगर बच्चे के साथ हमने हेल्थी रिलेशन नहीं रखा, कम्युनिकेशन में जो गैप है, तो बच्चा सारी चीजों को कहां रख रहा है, अपने मन के अंदर दबा के रख रहा है। बिल्कुल। जब वो मन के अंदर दबा के रख रहा है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बताया हुआ नहीं है तो वो आगे किसी को शेयर तो करेगा ही नहीं। तो ये सुसाइडल केस का मान लिया सपोज उसके साथ कोई मिसहैप नहीं हो गई जी। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं बता पा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। बाहर वो किसी को बता नहीं पा रहा है, बाहर किसी को बताएगा नहीं, तो बच्चा अंदर अंदर घुटन महसूस होती है उसे। अब जब वो अंदर ही अंदर घुटन होगी, किसी से वो शेयर नहीं करेगा तो उसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उतना ही सोचेगा जितना उसका दिमाग है। है ना। तो बच्चा सुसाइड की तरफ जा रहा है जी। तो दूसरा चीज मैम क्या है, कम्युनिकेशन गैप को हमें खत्म करना पड़ेगा। पहला मैंने बोला रेजिस्टिव पावर बच्चे के अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, दूसरा कि कम्युनिकेशन गैप को हमें खत्म करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है बच्चे को कि अब यहाँ पे 2 चीजें आ गई, तीसरी चीज है कि मेरा मानना है कि बच्चे को मॉरल एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। मॉरल एजुकेशन की वजह से क्या होगा, जैसे कि मैं शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, आरएसएस से प्रेरित ये स्कूल है, आरएसएस ही इसको मेन चलाता है। यहाँ पे हमारे पास बचपन में नैतिक शिक्षा होती थी, नैतिक शिक्षा के मूल्य थे और उन मूल्य को बच्चे को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाता था जी। मतलब अभी क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ 98, 99 और 2000 जब फर्स्ट सेकंड थर्ड में था तो उस समय क्या होता था कि टीचर ने स्कूल में आपको समझाया, कुछ भी बोला, सपोज उन्होंने बोला कि सुबह उठ के आपको प्रातः स्मरण मंत्र करना है, फिर आपको मम्मी पापा के पैर छूना है, एक बोल दिया। अब यहाँ पे टीचर की ड्यूटी सिर्फ इतना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के समाप्त हो गया और खत्म हो गया मामला, ऐसा नहीं होता था। इतना कर लिया, 2-3 दिन देखा, फिर टीचर रैंडमली किसी के घर में चले जाते थे जी। अब टीचर रैंडमली किसी के घर में चले गए तो वहां चाय पानी भी हो गया। तो पेरेंट्स का टीचर का कम्युनिकेशन गैप जो था वो खत्म हो गया। टीचर डायरेक्टली जाके पेरेंट्स के पास बात कर रहा है। पेरेंट्स सच बोलते थे, अगर मान लो किसी का बेटा पैर नहीं छू रहा है तो वो सच बोलते थे कि पैर नहीं छू, ये नहीं कि हमारा बेटा कल को पिटेगा स्कूल में तो हम झूठ बोलते हैं। आज का पेरेंट्स वो कर रहा है, बिल्कुल आज का पेरेंट्स वो कर रहा है। जब हम अपने खुद ही झूठ बोल करके अपने बच्चे को बचा रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारा बच्चा कल को धोखा नहीं खाएगा, सच बोलेगा, है ना। मैं नैतिक मूल्य की बात कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि जब स्ट्रिक्टली स्कूल में फॉलो हो रहा है, वो बचपन से उसे चीजें सिखा दी तो बच्चे का कैरेक्टर भी सही रहेगा। जब बच्चे का कैरेक्टर सही रहेगा तो आगे बच्चा फंसेगा नहीं जी। किसी भी मामले में चरित्र विहीनता के उस पर आरोप लग सकते हैं या फिर ये रिश्वत लेने के आरोप लग सकते हैं, किसी भी तरह के को आरोप लग सकते हैं। तो जब बच्चे की परवरिश फाउंडेशन ही अपने बोल दिया नहीं भाई तुम्हें नैतिक मूल्य के साथ जीना है और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाया टीचर्स के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा, तो क्या होगा मैम कि बच्चा आगे जाकर के किसी भी चीज में फंसेगा नहीं, क्योंकि उसकी आदत ही नहीं है, वो अवेयर हो जाएगा ना, उसे झूठ बोलने की हैबिट ही नहीं है। बिल्कुल। मैं फंसूंगा कब, जब मैं आपसे कोई झूठ बोलूंगा, मैंने आपसे कोई एक झूठ बोला फिर उस झूठ को बोलने के लिए 4 झूठ बोलूंगा, कभी ना कभी तो फंसूंगा, ट्रैप में फंस गया। तो अगर मेरी हैबिट ही नहीं है झूठ बोलने की, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर पहले से मुझे बना रखा है तो मैं कभी फंसूंगा नहीं आगे जाकर के। तो मैं तीसरी जो चीज है वो मेरा मानना यह है कि शिक्षा के साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में बच्चा संस्कार विहीन होता जा रहा है जी, है ना। और उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मैंने फिर बोला ना कि बच्चे की छोटी छोटी हम जो गलतियां हैं, जो बदतमीजियां हैं, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं जी, है ना। और उसको बचाने के लिए हम खुद झूठ बोल दे रहे हैं जी 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 बिल्कुल, है ना। ये तो हो रहा है कि आपने बच्चे को होमवर्क करना है, एक छोटा सा एग्जांपल है, बच्चे को होमवर्क करना है, बच्चे को बर्डन मिला स्कूल से और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उस होमवर्क को खुद अपने हाथ से कर करके स्कूल में भेज दे रहे हैं। तो आपने किसका फाउंडेशन खराब किया, अपने बच्चे का। तो यही बच्चे को कल को जब किसी वो कंपनी में जाएगा और उसे वर्कलोड मिलेगा, होमवर्क का उद्देश्य मैडम यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिस कराना, वो तो है ही है कि क्वेश्चंस दिए, बच्चे ने प्रैक्टिस की, आंसर मिले, रिजल्ट मिला, वो ठीक है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है, आप बच्चे पे हल्का सा अगर आपने लोड डाला तो बच्चा उस प्रेशर को झेल पाएगा। बिल्कुल। उसे डर है कि मुझे टीचर डांटेगा तो मुझे वो टारगेट अचीव करना है। तो बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप कर दिया आपने, आप टीचर ने 10 क्वेश्चन दिए, बच्चे ने 10 के 10 क्वेश्चन किए, तो क्या होगा, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि नहीं मुझे टारगेट अचीव करना है। तो जो बच्चा 10 क्वेश्चन के टारगेट अचीव कराएगा, कर दिया, तो टीचर अगले दिन 20 क्वेश्चन देता है जी,
क्या होगा, धीमे धीमे उसके अंदर हैबिचुअल हो जाएगा टारगेट को अचीव करने का। वर्कलोड सहन करने की एक ट्रेनिंग उसको मिल रही है मैम, एक ये प्रॉपर ट्रेनिंग है बेसिकली। अब ये ट्रेनिंग जब यही बच्चा जब उसको पता है कि मैं अंडर प्रेशर काम कर सकता हूँ, कल को टीचर का प्रेशर था या मम्मी पापा का प्रेशर था, आज वो बॉस का प्रेशर झेल लेगा। जी बिल्कुल, है ना, या रिलेशनशिप में वाइफ का प्रेशर भी झेल लेगा, फैमिली का प्रेशर झेल लेगा। अब स्कूल के टीचर का प्रेशर जो झेल रहा है वो फैमिली का प्रेशर भी कल को झेलेगा। कभी कभी क्या होगी, आर्थिक तंगियां आएंगी, किसी की जॉब छूट गई है ना, तो उस जो फाइनेंशियल प्रेशर है उसको भी वो झेलेगा। तो एक ट्रेनिंग चल रही है मैम। अब क्या हो रहा है आज की डेट में, आपने बच्चे को बोल दिया जी हमने होमवर्क करके दे दिया, तो बच्चे को तो अपने मार से बचा लिया, लेकिन जिंदगी की मार से कैसे बचाओगे? बिल्कुल, आने वाले फ्यूचर में उसको कई सारी प्रॉब्लम्स कैसे कराओगे ना, ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में कि, और वो क्यों हो रही है, क्योंकि हम खुद ही अपने बच्चे को ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं। ये जो सबसे पहले चीज है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मैं इसके लिए बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स को और सोसाइटी को जिम्मेदार ठहराता हूँ। चौथी जो चीज है, 3 चीजें मैंने आपको बता दी। पहला क्या बताया था, पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे का फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि कंपैरिजन, आपको कम्युनिकेशन गैप को आपको खत्म करना पड़ेगा। तीसरी चीज मैंने कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार होने बहुत जरूरी है। संस्कार होगा बच्चा कभी फंसेगा नहीं, है ना। तो मैम ये 3 चीजें अगर आप जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। चौथी जो चीज है वो हमें समाज के लेवल पे करनी पड़ेगी। 3 चीजें तो हमने अपने व्यक्तिगत सुधार करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माण कर रहा है। समाज क्या है, व्यष्टि है, मैक्रो, और समाज बना हुआ किससे है, व्यक्तियों से मिलकर बना है। आप मैं 10 लोग मिले, 50 लोग मिले, हजारों लाखों लोग मिले, समाज बन गया। समाज क्या है, समाज एक मैक्रो लेवल पे है, व्यष्टि इसको हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में मैक्रो बोलेंगे, और व्यक्ति जो है वो माइक्रो लेवल पे है ना। तो अब व्यक्ति को तो अपने सुधारना शुरू किया, समाज में क्या है, अगर हम किसी को बच्चे को मार्क्स के आधार पर ही कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे कि नहीं अगर इसके मार्क्स कम होंगे तो ये लड़का खराब होगा, तो जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि उसको मैथमेटिक्स में वो वीक हो, पर हो सकता है कि म्यूजिक के फील्ड में बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, हो सकता है कि वो केमिस्ट्री के फील्ड में वीक हो। आजकल पेरेंट्स के दिमाग में भी यही चीज रहती है कि अगर बच्चों के नंबर कम आ गए तो पता नहीं उन्हें यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी में बट ऐसा है नहीं ना मैम, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अब तो एंट्रेंस, इसीलिए तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अब अगर किसी बच्चे के अंदर काबिलियत होगी तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, यही तो है। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी भारत सरकार अब लॉन्च कर रही है, उसमें सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई करिए। बिल्कुल, और जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होगा वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां से आपकी एजुकेशन हुई है पहाड़ों में, बेसिक एजुकेशन, अब और पहले में कितना अंतर है वहाँ? क्या अभी भी बच्चों को वही परेशानी झेलनी पड़ रही है जो आपने झेली? उतना तो प्रॉब्लम अब नहीं है, क्योंकि अब पहले गांव में रोड नहीं थी, अब बहुत अच्छी रोड चली गई है ना। तो डेवलपमेंट हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दों में गड़बड़ी अभी भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट रेशियो गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों में जो मेजरली जो एजुकेशन है बच्चे कहाँ जाते हैं, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो सबसे बड़ा है टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है अभी भी बहुत कम है। कई जगह तो अभी भी टीचर्स है ही नहीं, है ना। तो डेवलपमेंट हुआ है, अगर मैं इसको बात करूं कि रोड का डेवलपमेंट हुआ है, स्कूल्स का डेवलपमेंट हुआ है, गांव लेवल पे जो है कई जगह कुछ आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं, तो डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन डेवलपमेंट जिस रेशो में होना चाहिए, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूंगा तो कई जगह टीचर्स अभी भी नहीं है। हमारे गांव की अगर आप बात करोगे तो हमारे गांव में ठीक है जी। अब ठीक है मैम, हमारे गांव में काफी अच्छा है, हाँ डेवलपमेंट हो रखा है जी। सब बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, बच्चों को वैसे प्रेशर होता है कि 12वीं के बाद क्या करें, और वैसे ही पहाड़ के बच्चों को मतलब उन्हें कुछ ज्यादा वैसे पता नहीं होता है। अब आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप नीट कर सकते हैं, आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप अदर फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है। आधे से ज्यादा उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि या फिर वो आर्मी में जाएं या फिर वो घर पे अगर कोई उनके बड़े किसी उसमें है तो अगर वो भी उसी लाइन में जाना चाहे तो उन्हीं पे जाना होता है। तो उनको आप क्या करियर काउंसलिंग देना चाहेंगे, उसके बाद 12वीं के बाद वो क्या करें जिससे कि उनका कंफ्यूजन खत्म हो जाए? मैम, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि बच्चा किस फील्ड से आ रहा है जी, है ना। मतलब बच्चे ने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई की है, तो कुछ फील्ड तो ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन है जी। कुछ फील्ड ऐसे हैं जो कि डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग है,
वन बाय वन बताता हूँ और एक एक लाइन में आपके बारे में बता दूंगा। कोई स्टूडेंट अगर 11th या 12th उसने पीसीएम बैकग्राउंड से किया है तो इंजीनियरिंग में वो जा सकता है। इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस और एडवांस का एग्जामिनेशन होता है। अगर बच्चा बायो बैकग्राउंड के साथ है तो बच्चा नीट का एग्जामिनेशन दे सकता है या बीएससी नर्सिंग वो कर सकता है ना। तीसरी जो चीज है कि अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल, ये तो दो फील्ड होगी, मेडिकल और इंजीनियरिंग का। उसके अलावा अगर बच्चे को टीचर बनना है तो फिर जिस भी सब्जेक्ट में उसने किया है वो सब्जेक्ट में वो बैचलर करे, फिर मास्टर्स करे। अगर स्कूल एजुकेशन में जाना है तो बीएड के साथ, और अगर स्कूल एजुकेशन के अलावा अगर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे जाना चाहता है तो नेट और पीएचडी करेगा किसी भी सब्जेक्ट में, उसकी मर्जी है। इसके अलावा अगर बच्चे को रिसर्च लाइन में जाना है, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को अगर रिसर्च लाइन में जाना है तो दुनिया भर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे डीआरडीओ हो गया, एफआरआई हो गया, है ना, ओएनजीसी हो गया, वाडिया इंस्टीट्यूट हो गया, है ना, और दुनिया भर के आरआर कैट हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया। इन सब के एग्जामिनेशन का तरीका क्या है कि आप पहले बैचलर कीजिए, फिर मास्टर्स कीजिए, या तो बीटेक, एमटेक, या फिर आप बीएससी और एमएससी। उसके बाद गेट एग्जामिनेशन होगा, या इन सारे इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने पर्सनल एग्जामिनेशन भी होते हैं, वहां से आप रिसर्च एग्जाम क्रैक करेंगे, फिर आप जा सकते हैं। ये बात है। इसके अलावा अगर किसी को करना है तो जुडिशरी एग्जामिनेशन होते हैं मैम, उसके लिए बच्चा 12th के बाद बीए एलएलबी कर सकता है। लॉयर बनो, लॉयर बनने के बाद बच्चा पीसीएसजे की तैयारी करेगा किसी भी स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक की द्वारा इंजीनियर बनो या सिर्फ डॉक्टर बनो, ऐसा नहीं है। फील्ड बहुत सारे, साइंटिस्ट बनिए, है ना, प्रोफेसर बनिए, बहुत अच्छी जगह है। तो बहुत सारी चीजें हैं। बट इसके अलावा अगर किसी को डिटेल में जानना है, क्योंकि समय की कमी है, डिटेल में अगर किसी को जानना है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ 7037710904। ये ब्लूमिंग माइंड्स का है। इस पे हमारे जो करियर काउंसलर्स हैं वो कॉल उठाएंगे और बच्चे को डिटेल में पूछा जा सकता है, और ये निःशुल्क है जी। तो ये है मैम जी। उत्तराखंड के बच्चों को जो करियर काउंसलिंग है वो कहीं से मतलब सही से नहीं मिल पाती है, तो आप उन्हें कैसे प्रोवाइड करते हैं? मैम मैंने जैसे कि नंबर दे दिया है ना, तो नंबर दे दिया तो अब आप जो भी बच्चा उस पर कॉल करेगा, जो रेलेवेंट काउंसलर होगा हमारे पास, क्योंकि कॉल आएगी, हमारे पास जो काउंसलर बैठे हुए हैं वो बच्चे को डायरेक्टली काउंसलिंग करते हैं, कि क्योंकि उनके पास सब कुछ डिटेल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों को काफी सारी इंफॉर्मेशन भी दी है और बच्चे इससे काफी ज्यादा समझ ही चुके होंगे कि आप उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। बच्चे आपको जरूर कॉल करेंगे और आप इसी तरीके से बच्चों की मदद करते रहिए, उन्हें सुझाव देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।